नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पेपर लीक के नाम पर जंतर मंतर पर जो हुआ उसे पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी, प्रधानमंत्री के मां के नाम पर भी गाली दी गई। अब जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया है और वीडियो सामने आने लगे हैं तो पूरा देश शॉक्ड भी है। इसकी वजह से जिनसी की भाषा, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, गालियां दी गई, समाज में आक्रोश भी पैदा हुआ। हर कोई सोचने लगा कि आखिर हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं, हमारी बेटियां ऐसी गालियां कैसे दे सकती हैं। कुछ के खिलाफ तो एफआईआर तक दर्ज करा दिए गए। और दोनों पहलू है। कुछ लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि भाई आक्रोश है, बच्चे हैं, ये मुंह से गाली निकल गई। और कुछ लोगों ने हैरानी जाहिर की। और जो केसेस हो रहे हैं, जो शॉक्ड हैं, जो दुखी हैं, उनसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कनेक्ट किया, वो इंपॉर्टेंट बात है। जेनजी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात फिर दिल की बात रखी। उन्होंने गालीबाजों को माफ कर दिया। समाज से उन्होंने अपील की कि इन बच्चों को माफ कर दिया जाए। पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं, सुधरने का अवसर भी होता है। ऐसे में इन गुमराह बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाने का हमारा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम लगातार कर भी रहे हैं। 31 जुलाई हो, 30 जुलाई हो, 26 जुलाई हो, और पहली बार जब उन्होंने कॉन्वर्सेशन की थी वो 23 जुलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जेनजी से ऐसा ही संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। पहले मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ था, अब मामला गाली से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो सुनना इंपॉर्टेंट है। आप सुने। मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। कल्चरल शॉक था, हाँ शॉक था। ऐसी गालियां दी जाएंगी
ये नहीं पता था, लेकिन ये देश ने देखा। लेकिन जो बात सीखने वाली और समझने वाली ये है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई दांत में तकलीफ होती है तो मुंह नहीं तोड़ देते हैं, जुबान नहीं काट देते हैं, अपने ही बच्चे हैं। बिल्कुल, और इस बात के इसके बड़े मैसेज को समझने की जरूरत है, राजनीतिक संदेश को समझने की जरूरत है। गालियों को लेकर के और जो जंतर मंतर पर हुआ, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अभी जो उससे आगे बढ़े अगर हम लोग, तो जो प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया, उसको देख के सबसे पहले रहीम दास का एक दोहा याद आया। आप सबने सुना ही होगा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीमन घट गयो जो भृगु मारी लात। बिल्कुल और ये कथा है हम लोगों के यहाँ की। जब भृगु ऋषि मिलने गए थे भगवान विष्णु से, वो आराम कर रहे थे और भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मार दी। और इसके बावजूद जब भगवान जगे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके और भृगु ऋषि से कहा कि आप अपनी बात कहिए। उनकी बात सुनी। ये भी कहते हैं कि उस लक्ष्मी जी नाराज हो गई, पृथ्वी पर आ गई, तिरुमाला की पहाड़ियों में भटकी। आज तिरुपति में जो भगवान वेंकटेश मौजूद हैं, वो उसी कथा का हिस्सा है, जिसका जिक्र किया रहीम दास ने कि का रहीमन हरि घट्यो जो भृगु मारी लात। तो बच्चों ने अगर कुछ कहा जंतर मंतर पर, उसको लेकर के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और ये भी एक बात हम यहाँ कह देना जरूरी है कि गालियों के जो स्वरूप हैं अपने यहाँ, उसमें एक स्वरूप गुस्से की गालियों वाला होता है, एक प्रेम की गालियों वाला होता है, एक नफरत की गालियों वाला होता है। और काशीनाथ सिंह ने जो काशी का 80 उपन्यास लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि काशी, उसमें बड़ी गालियां। लोगों ने पूछा कि भाई इतनी गालियां हैं, तो उन्होंने कहा कि ये काशी की गालियां फकीर की गालियां होती हैं। तो एक फकीर वाली गालियां होती हैं। तो वो कई रूप हैं। प्रधानमंत्री ने इसको उसी रूप में लिया है कि ये बच्चों के गुस्से वाली गालियां हैं। फिर उन्होंने इस रूप में लिया कि ये बच्चे हैं और रास्ता भटक गए हैं, इनको सही रास्ते पर ले आना है। ये एक बड़ा संदेश है। इसका राजनीतिक संदेश भी है, सामाजिक संदेश भी है। और इसी को संदेश को समझने की जरूरत है और तमाम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी, उनकी पार्टी को भी, सरकार को भी, सबको ये समझने की जरूरत है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी कि प्रधानमंत्री, आपने जो दोहा सुनाया कि जो बड़ा होता है वही बड़ा दिल दिखा सकता है, और बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ किया और ये सीख दी कि आप भी माफ करो और आगे बढ़ो। यही बात उनके सांसदों को भी सीखनी है, वही बात नीचे पुलिस तक भी जाएगी, वही बात आपके प्रवक्ताओं तक भी जाएगी। और देखिए, ये प्रधानमंत्री का जो ये मैसेज है, ये भारतीय राजनीति में बहुत पहले भी जो उस तरह के बड़े नेता हुए, मैं बिहार से बताता हूँ, कर्पूरी ठाकुर, जब वो मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, और पिछड़ों के लिए जब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के लिए सीटें रिजर्व की, तो उस समय लोगों को लगा कि अब तो क्या, तो जहां भी वो ट्रेन से चलते थे, उस समय नहीं थे साधन, तो वहां पे स्टेशन पे छात्र जो होते थे, जो ये मानते थे कि अब आरक्षण आने के बाद अब हमारी भविष्य का कोई, भद्दी भद्दी गालियां उनको दी जाती थी, भद्दी भद्दी गालियां। और जब वहां पे हुआ कि इस पे कोई बल प्रयोग करे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये इनका आक्रोश निकल रहा है, ये अपने वेंटेज पॉइंट से देख रहे हैं। उसी तरीके से समाजवादी जो परिवेश था, विमर्श था, सोशलिस्ट लोहियाइट थे, बिहार में तो ये चला कि अगले साल भादो में गोरी हाथ मतलब कि अपर कास्ट वीमेन, कादो मतलब कीचड़, तो औरतों से जोड़ के, सेक्सुअलिटी से जोड़ के इस तरह की गालियां दी गई थी। तो ये अजीत जी ने जो बताया कि गालियों का संदर्भ भी है, जब आप आक्रोशित होते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं और जब गालियां देते हैं, तो उससे उस व्यक्ति का चरित्र सिद्ध कर देना कि ये इसी तरह गालीबाज है, इसके परिवार के संस्कार क्या है। तो प्रधानमंत्री ये भी चेता रहे थे, बाकी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनके शेमिंग करो, उसकी फैमिली की शेमिंग करो, उस पर FIR करवाओ, ये भी समाज में दे रहे थे कि संदर्भ को समझिए और बड़ा हृदय रखिए। और उम्मीद है कि ये परकोलेट होगा, ये सद्बुद्धि आएगी कि आप अपने ही समाज के जो नई पीढ़ी हैं, अगर उन्होंने आक्रोश में कुछ कहा है, उनके और उनके परिवार को जब आप टारगेट करेंगे, तो समाज में सद्भावना नहीं, समरसता नहीं, इससे और ज्यादा कटुता ही बढ़ेगी, तलखी बढ़ेगी। मैं इसमें मीडिया को भी अगर शामिल कर दूं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को भी इसी तरीके से गालियां दी गई है, बहुत खराब लगी। चलिए, हमारे चैनल के तो रिपोर्टर्स के साथ नहीं हुआ, लेकिन बाकी अन्य चैनल के रिपोर्टर्स के साथ हुआ, अभद्रता हुई, उसमें भी संदेश यही जाता है कि माफ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है। आप ही ने संदर्भ बताया, आपने एक संदर्भ बताया, सदियों से हो रहा है। माफ करो, आगे बढ़ो। जंतर मंतर के गालीबाजों को PM मोदी ने माफ कर दिया है। वो बच्चे भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी गलती का एहसास किया है। नोएडा की ही रहने वाली 15 साल की एक लड़की ने जंतर मंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भद्दी गालियां दी। वो हाथ जोड़कर माफी भी मांग रही है। वो कह रही है कि वो बहकावे में आ गई, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। ये भी कहा कि उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। 15 साल की बच्ची है, यानी कि जेन अल्फा है, जेन ज़ी नहीं है।
अब वो ये कह रही है कि बहुत गंदी बातें वो बोल गई, नजरें तक नहीं उठा पा रही हैं, देशवासी उन्हें माफ कर दें, ऐसी विनती वो कर रही हैं। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। अब ये जो बच्ची माफी मांग रही है, मैंने इसलिए कहा 15 साल इसकी उम्र है, हमने ब्लर कर दिया, नहीं दिखाना चाहिए चेहरा, लेकिन दुनिया ने देखा, जब गाली दे रही थी तब भी देखा, जब माफी मांगी तब भी देख रहे हैं। ये जो नई राह दिखाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अब इस बच्ची के भी परिवार वालों को वो असहजता तो हुई होगी कि किसे पसंद आएगा उनका बच्चा खड़े होकर इस तरह से भद्दी गाली, प्रोटेस्ट करना अलग बात है, गालियां देना अलग बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको जो दो बातें कही, जो दो चीजें इसमें दिख रही हैं इस बच्ची की बातों में, एक तो इसने कहा कि वो बहक गई थी, उसको घूमने गई थी कनॉट प्लेस कुछ कहा और वहां देख रही थी, हाँ। और उस रंग में रंग गई। एक तो ये होता है कि बच्ची है, आपने दूसरों को ऐसा करते देखा तो उसने ऐसा कर दिया, और दूसरी बात एक जो होती है गुस्से वाली, जो एक जो गाली होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में जो आक्रोश है वो मैं समझ रहा हूँ, ये वाक्य प्रधानमंत्री ने बोला, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर को पता है कि जो पेपर लीक हुआ या जो बच्चों के साथ परीक्षा में समस्या आई थी, सीबीएसई बोर्ड की जो समस्या थी, इससे बच्चों में एक नाराजगी है, आक्रोश और बड़ा जेन्युइन है, और ये प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। तो अगर उस गुस्से में, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के तौर पर अगर किसी ने इस तरह की बदजुबानी की है, गलत बात बोली है, तो प्रधानमंत्री ने उसको माफ किया। और ये अगर एक तरफ से माफी होती है ना, क्षमा एक ऐसी चीज है कि अगर एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से भी उसको ऐसे ही किया जाएगा, वैसा ही रेसिप्रोकेट किया जाएगा, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि उस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं दो शब्द जो इसका पूरा फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस नोट भी आया इसका, उसमें जो उन्होंने कहा, फॉरगिव एंड गाइड मिसगाइडेड चिल्ड्रन, वो ये कह रहे हैं कि यूथ टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, यानी कि अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। फिर उन्होंने ये कहा कि उन्हें गाइडेंस चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए, इसलिए जो लोग एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, जो नेम एंड शेम कर रहे हैं, उन चीज़ों से बचें, बल्कि उन्हें, यानी ऐसे बच्चों को आप सही रास्ता दिखाएं, उन्हें गाइड करें। एम्ब्रेस एंड रिफॉर्म, आप उन्हें अपनाइए और रिफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश था। उम्मीद करते हैं कि जो उनका संदेश है उनके पार्टी के बाकी सांसद भी समझें, प्रवक्ता भी समझें, बाकी कॉमनर भी समझें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इन तस्वीरों से वो बहुत ज़्यादा आहत हैं, वो भी ये बात समझें, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। बात वंदे मातरम की भी कर ली। वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास होने के बाद इस पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन वंदे मातरम बिल पर सवाल उठा रहा है, इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद वंदे मातरम बिल का विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, मुसलमान अपनी इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। मदनी के मुताबिक वंदे मातरम के कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं, मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया, वंदे मातरम को कानूनी रूप से अनिवार्य करना धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला है। किसी विशेष धार्मिक अवधारणा या विश्वास को देश के सभी नागरिकों पर थोपा नहीं जा सकता है। वंदे मातरम बिल 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून भी बन जाएगा। कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान जनगण मन जैसी ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। वंदे मातरम के गाने के दौरान अपमान करने या रुकावट डालने या फिर गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम नेता और मौलाना ये कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें, और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको
इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के आजादी से जुड़ा हुआ है, भारत के चिन्ह से, प्रतीकात्मक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करना उचित नहीं हो। ये जो बात अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या सज्जन जी अरशद मतनी कह रहे हैं, ये आज की चर्चा नहीं है। जिस दिन ये बिल लाया गया था, बिल पास हुआ, आज भी 10 साल पहले भी जब भी वंदे मातरम की बात आएगी मुसलमान अलग दिखाई नहीं, देगा। देखिए, ये जब रिलीजियस माइनॉरिटी और अपने कल्चरल राइट्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने संवैधानिक उन प्रावधानों को स्वीकार किया और स्वीकार करती है कि आपको कुछ विशेषाधिकार रहे। आप अपने संस्थान खोलेंगे, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, तमाम तरह की बातें हों। जब ये हो रहा है तो वंदे मातरम को किया जा रहा है। राष्ट्रीय गान और तिरंगा जो ध्वज है उसके पैरिटी पे पहले भी माना जाता था, लेकिन इसका कानूनी प्रावधान नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज में जब ये शामिल हो रहा है तो उसमें है कि अब आप इसका वो अपमान नहीं कर सकते हैं, रुकावट नहीं डाल सकते हैं, और कोई भी उस तरह की सार्वजनिक सरकार की संस्था है वहां पे इसका गान होगा और वही सम्मान मिलेगा जो कि राष्ट्रीय ये गान और राष्ट्रगान और हाँ, ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुई। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी जो हमारे थे फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स, उनकी अवधारणा थी। उसको जब अब किया जा रहा है तो इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना। दूसरी बात देखिए, ये क्या होता है कि इस्लाम में नहीं होता है। यहाँ पे सिटीजनशिप आपकी जो है वो टेरिटोरियल है, वो स्टेट, वो रिलीजियस सिटीजनशिप नहीं है। अगर वो भाव है भी तो वो समाहित होगा उस राष्ट्रीय नागरिकता के अंदर में। उसके जो दायित्व हैं, एक नागरिक होने के नाते आपको मानना है, भारतीय नागरिक के नाते। कोई भी मुस्लिम नागरिक नहीं है या हिंदू नागरिक नहीं है या बौद्ध नागरिक नहीं है। तो ये आपत्ति जो है ये दिखाता है कि आपकी निष्ठा, आपकी परिकल्पना में आप कहीं भारतीय संविधान में ये ढूंढ रहे हैं कि मुस्लिमनेस या इस्लामिक आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडियन आइडेंटिटी, सिटीजनशिप जो है उसके ऊपर है। आप भारत के नागरिक हैं, उसमें आपकी पहचान माइनॉरिटी की है, उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन जो भारत के नागरिक का दायित्व है, आप हिंदुओं मुसलमानों आपको मानना पड़ेगा। और ये जो कानूनी पैरिटी है, हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ देवी देवताओं के हैं, सब कुछ है, तो ये सिंबोलिज्म है, इससे कोई आपत्ति की बात नहीं है। वंदे मातरम सरस्वती है तो ज्ञान की बात हो गई, लक्ष्मी की आराधना है या दुर्गा की आराधना है तो वो शक्ति की, वो पावर की बात हो गई, वो सिंबोलिज्म है। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना जी के गले नहीं उतरता है। संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी। नहीं, बिल्कुल, अभी ये आपत्ति पहले से भी थी, अब ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि अब कह दिया गया है कि सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। आज़ादी की लड़ाई के समय जब इस बात को लेकर के इस पर कंट्रोवर्सी हुई तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में इसको गाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सबने मिलकर के ये तय किया कि सिर्फ 2 अंतरे गाए जाएंगे, जिन 2 अंतरों में देवी देवताओं का संदर्भ नहीं आता है। तो वो 2 अंतरे गाए जाते थे। हालांकि तब भी विरोध था, ऐसा नहीं था कि तब लोग समर्थन करते थे, तब भी विरोध था। लेकिन अब 6 अंतरे गाए जाएंगे जिसमें सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं, और उसके बाद नहीं गाए जाने पर, स्कूलों में गाया जाना अनिवार्य होगा, नहीं गाए जाने पर एक सजा का प्रावधान है। तो इसको लेकर के ये जो आपत्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। इसका कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं, वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जितना विरोध होगा, देखिए पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आपने पूछा तो हम बता दें, हमको बताया कांग्रेस के लोगों ने, कोई व्यक्ति चाह नहीं रहा था कि इस पर चर्चा हो। सब चाह रहे थे कि ये पास हो जाए। जब 150 साल पूरे हुए थे, जब 150 साल पूरा हुआ, तब भी राहुल गांधी ने नहीं बोला था, और प्रियंका गांधी बोलने आई थी तो उसने छोटी छोटी बातें कह के बात खत्म कर दी थी। दोनों सदनों में अपोजिशन के लोग नहीं चाहते थे। उनको पता था कि जैसे चर्चा होगी, अगर वो बहुत विरोध करेंगे तो अलग मैसेज जाएगा, और अगर कुछ समर्थन में बोलेंगे तो अलग मैसेज जाएगा। तो ये चाह रहे थे कि भाई आप पास करा लीजिए। देखिए, बिना चर्चा के पास हो गया, आप पास करा लीजिए, हम लोग को कुछ बोलिए मत, आप पास करा लीजिए। तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकट बंटवारे और पार्टी के आंतरिक फैसलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने बीएसपी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। बीएसपी चीफ ने आकाश आनंद के रोल को लेकर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्लियर मैसेज दिया। मायावती ने 2 टूक शब्दों में कहा
यूपी समेत पूरे देश में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर केवल वही लगाएंगी। मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का अंतिम फैसला वो करेंगी और अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं। आकाश आनंद को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि देश में विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इस दौरान उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने का अधिकार उनके पास है। वैसे भी बाय एंड लार्ज लोग यही मानकर चलते हैं पार्टी मायावती की है, चला मायावती रही हैं, टिकट मायावती फाइनल करेंगी। आकाश आनंद का नाम बस बीच बीच में उठता रहता है। मायावती को ये करने की बार बार जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो दलितों की नई पीढ़ी है, खासकर जो जाटव और रविदास समाज है, लगभग 10 से 11% यूपी में है, उनके बीच में आ रहा है कि जब भीम आर्मी में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता उभर गए हैं जिनका कम से कम जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स में एक भूमिका रहती है, चुनावी तौर पे खुद भले ही जीत गए हों उतनी प्रभाव नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं कि बहन जी के बाद एक नई पीढ़ी है। तो वैसी स्थिति में कौन हो ये, लेकिन श्रद्धा उनकी अभी भी मायावती के साथ है। इसलिए देखिए पिछले चुनाव में 2024 में और उसके पहले 22 में भी तमाम खारिज करने के बाद भी उनको 80 लाख से ज्यादा वोट आया है, 24 में लगभग 10%। वैसी स्थिति में समाज में ये चूंकि चाह है तो हर कोई खुद को प्रस्तुत करता है। और आकाश आनंद को लेके चूंकि उनके भतीजे हैं, बार बार ये कह दी जाती है कि वो उत्तराधिकारी हैं, तो कई लोग टिकट पाने के लिए, तमाम चीजों के लिए उनके पास पहुंचते हैं। अब एक वो पार्टी जो ऑलरेडी चुनावी तौर पर हाशिए पे जा रही है, उसके लिए चिंता की बात है कि कम्युनिकेशन और लीडरशिप ही कंफ्यूज हो जाए, वो मैसेज गलत चला जाए। इसलिए मायावती को यह कहना कि अंतिम फैसला हमारे पास है, यह भी दिखाता है कि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में अब वो ज्यादा ऐसा तो नहीं वो अभिषेक बनर्जी जो भतीजे ने किया, इसके बाद मायावती पहले से सजग है कि मैंने अभी भतीजे को आगे नहीं करना है। हाँ, ये बात भी है। मायावती ने तो उनको अपना उत्तराधिकारी तो बना ही दिया है, राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया है, और ये भी एक संकेत दे दिया है कि अनाउंस वही करेंगे, मंच पर भी अनाउंसमेंट वही करेंगे, टिकट की घोषणा वही करेंगे, लेकिन मंजूरी हमारी होगी, हमसे सहमति के बाद ही वो इस बात की घोषणा करेंगे। देखिए, आकाश आनंद को प्रोजेक्ट करना, एक नया चेहरा दिखाना मायावती की मजबूरी भी है, क्योंकि चंद्रशेखर जो राजनीति कर रहे हैं उनके सामने मायावती अपना चेहरा दिखा करके बहुत दिन तक नहीं राजनीति कर सकती हैं। वहां दिखाना ही है आकाश आनंद का चेहरा, तो इसलिए भी उन्होंने बड़ा संयमित एक बयान दिया है कि वो करेंगे, लेकिन हमारी मंजूरी से करेंगे।